स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इंडियन पॉलिटी की लास्ट क्लास में हमने आपसे चर्चा की थी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर, जिसमें हमने आर्टिकल 25 यानी कि अनुच्छेद 25 पर पूरी चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आपके आर्टिकल 26, 27, 28 आदि पर बात करेंगे। तो देखिए, और इन सभी की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए, आर्टिकल 25 तो बात करता है मैं की, यानी एक व्यक्ति की, जबकि आर्टिकल 26 बात करता है हम की। तो देखिए, यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं सबसे पहले आर्टिकल 26 यानी कि अनुच्छेद 26। तो देखिए, अनुच्छेद 26 जो है यह बात करता है किसकी? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। किसकी बात करता है? यह बात करता है आपसे फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि यह धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध का अधिकार है। क्या है? यह है आपके धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध का अधिकार या उनके प्रबंधन का अधिकार। तो देखिए, पहले क्या होगा, आप अपने स्वयं के धार्मिक विचार रखेंगे, फिर सभी लोग मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, वो एक संस्था भी बना लेंगे। तो यही आपको याद रखना है, धार्मिक संस्थाओं या धार्मिक कार्यों। तो देखिए, संस्थाओं या फिर कार्यों के प्रबंधन का अधिकार आपको अनुच्छेद 26 के तहत दिया गया है। अब यानी कि यहाँ पर आप किसी मंदिर का ट्रस्ट हो, किसी मस्जिद की कमेटी हो, कोई चर्च का ग्रुप हो, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका मैनेजमेंट यानी कि उनका प्रबंधन जो है वो कैसे होगा, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो यह आर्टिकल क्या करता है? यह आर्टिकल उन्हें ताकत देता है कि वे अपना प्रबंधन स्वयं चलाएं, लेकिन सरकार उसमें टांग नहीं अड़ाएगी। स्वयं चलाएं, लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए कुछ शर्तें वहाँ पर रखी गई हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, अब देखिए यहाँ पर कंसेप्ट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए, यहाँ पर लिखते हैं यह अधिकार क्या करता है? तो देखिए, यह अधिकार आपको जो धार्मिक आपकी संस्थाएं हैं उनके संचालन की ताकत देता है स्वयं को। यह अधिकार धार्मिक संस्थाओं को स्वयं के प्रबंधन की ताकत देता है, बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के, लेकिन कुछ शर्तों के साथ देता है, कुछ शर्तों के साथ में। देखिए, सरकार का क्या है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, लेकिन कुछ जो शर्तें हैं वे आपको वहाँ पर माननी होंगी। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें कि यह अधिकार आखिर मिलता किसको है, यह समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अगली चीज़ हम समझेंगे कि यह अधिकार मिलता किसे है, इस चीज़ को समझना भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, आजकल आपको जो पैटर्न आ रहा है वो इसी प्रकार के कंसेप्ट में फंसाएगा। इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो यह मिलता है सिर्फ सांप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय को। किसको मिलता है? तो देखिए, यह मिलता है आपके
किसको? तो यह मिलता है सिर्फ और सिर्फ धार्मिक संप्रदाय को। अब साहब आप कहेंगे कि धार्मिक संप्रदाय की परिभाषा क्या है? यदि और डेप्थ में चले जाए तो क्या होगा? तो देखिए, धार्मिक संप्रदाय को जिसमें क्या हो, संप्रदाय कौन सा होता है? जिसमें कोई एक समान विश्वास हो, लोग जिनका, संप्रदाय जिनका क्या हो, जिसमें लोगों का एक समान क्या हो, विश्वास हो, सभी एक चीज को मानते हो, जैसे हिंदू एक चीज को मानते हैं, मुस्लिम एक चीज को मानते हैं, उस प्रकार से। फिर जिनका क्या हो, जिनका अपना एक समान संगठन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो उनकी, जैसे वक्फ बोर्ड हो गया, और भी चीज़ें हो गई, खालसा कमेटी हो गई। फिर उनका क्या हो, एक विशेष नाम हो, क्या हो, एक विशेष नाम हो। ये सभी आपके इसकी परिभाषा में आते हैं। जैसे रामकृष्ण मिशन हो गया, आनंद मार्ग हो गया, लेकिन अरविंदो सोसाइटी जो है उसको कोर्ट ने नहीं माना था। वो काफ़ी डेप्थ की चीज़ें हैं, तो वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब इसमें देखिए कौन कौन से मुख्य अधिकार दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे मुख्य अधिकार आपको कौन कौन से दिए गए हैं। आर्टिकल 26 यानी कि अनुच्छेद 26 के तहत उन्हें जानना हमारे लिए आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है, आराम से समझते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला अधिकार यहाँ पर आपको दिया गया है किस चीज़ का? धार्मिक संस्था या चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने का अधिकार। क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पर धार्मिक संस्था या चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने का अधिकार आपको दिया गया है कि आप अपनी कोई धार्मिक संस्था बना सकते हैं या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकते हैं। जैसे अस्पताल भी बना दिया, स्कूल बना दिया, धर्मशाला बना दी, इस प्रकार की चीज़ें भी आप बना सकते हैं। फिर दूसरा इसमें अधिकार आपको दिया गया है मैनेज करने का। किस चीज़ को? तो अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन खुद करने का। तो देखिए, दूसरी आपको दी है यहाँ पर क्या अधिकार? धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार। अब आप कहेंगे साहब कैसे धार्मिक मामले? तो इस प्रकार से कि आरती कितने बजे होगी, पुजारी जी डिसाइड करेंगे आरती का टाइम। फिर मस्जिद में साहब अजान कितने बजे होगी, वो सभी क्या हैं, पुजारी या मौलवी साहब तय करेंगे। सरकार तय नहीं करेगी कि इतने बजे पूजा होगी, इतने बजे ये चीज़ होगी। तो वो आपको याद रखना है। तीसरा इसमें क्या है कि ये जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं क्या कर सकती हैं? ये चल अचल संपत्ति खरीदने या रखने का अधिकार इनको दिया गया है। मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज। मूवेबल जैसे उनकी गाड़ियाँ हो गई, अचल में जैसे बिल्डिंग हो गई, ज़मीन हो गई। तो चल अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार, संपत्ति खरीदने या रखने का अधिकार। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि साहब ये उस ट्रस्ट की गाड़ी है, वो किसी व्यक्ति की नहीं है, उस ट्रस्ट की है, उस संस्था की गाड़ी है। फिर और क्या दिया गया है? तो एक यहाँ पर अधिकार दिया है कि इस संपत्ति का प्रबंधन, लेकिन सरकार द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार। तो देखिए क्या है, चौथा अधिकार है इस संपत्ति का प्रबंधन
अब यहाँ पर ये नहीं होगा कि अपनी मर्जी से करेंगे। कैसे? प्रबंधन कानून के अनुसार, ये चीज़ याद रखिएगा, कानून के अनुसार। किसके अनुसार करेंगे? इन प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट कानून के अनुसार करेंगे। ये नहीं कि जैसे मन में आया वैसे कर दिया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आरती, नमाज, भोग, इन सभी में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मंदिर की जमीन बेचना, ट्रस्ट के पैसे का हिसाब, मेले में पुलिस व्यवस्था, इन सभी में सरकार का हस्तक्षेप होगा, क्योंकि ये कानून के अनुसार होनी चाहिए। तो यह चीज़ आपको अब समझ में आई होगी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। किसके बारे में? आर्टिकल 26 के बारे में। जैसे आप मान लीजिए संपत्ति का प्रबंधन कैसे, कि मान लीजिए कोई मंदिर है या कोई मस्जिद है, तो उसमें कितना चंदा आया, उसका क्या होगा, ट्रस्ट के पैसे का हिसाब, वो सभी क्या है, वो सरकार उसमें हस्तक्षेप देगी। लेकिन नमाज या आरती, पूजा पाठ कितने बजे होंगी, कैसे होंगी, क्या भोग लगेगा, इसका जो है सरकार कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं कर सकती है। तो यह क्या कहता है? यह कहता है आपसे आर्टिकल 26। अब और आसानी से समझें तो देखिए इसमें क्या होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले आप नींव डालेंगे, संस्था बना देंगे, फिर उसके क्या करेंगे, रीति रिवाज वगैरह, उनमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। तिजोरी रखेंगे, पैसा जमीन रखिए, लेकिन जब ऑफिस यानी कि उसका प्रबंधन जो होगा वो कानून के अनुसार होना चाहिए, वहाँ पर जो है सरकार का हस्तक्षेप आपके पास रहेगा। तो क्या है कि आर्टिकल 26 जो है वो आपको धर्म के मैनेजमेंट का पावर देता है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं देश का कानून लागू होता है। पूर्णतः नहीं, लेकिन जब प्रॉपर्टी आ जाए तो वहाँ पर समझिए कि क्या होगा, वहाँ पर वह कानून लागू हो जाएगा। तो यह चीज़ आपको याद रखनी है। तो आर्टिकल 26 अच्छे से क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं और आगे चल के हम बात करेंगे आपके आर्टिकल 27 यानी कि अनुच्छेद 27 के ऊपर। इसे समझेंगे कि यह क्या कहता है। तो देखिए सबसे पहली चीज़, आर्टिकल 27 बात किस चीज़ की करता है, सबसे पहले तो हमें यह समझना है। तो आर्टिकल 27 आपसे बात करता है फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस। किसकी? तो देखिए फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यानी कि यहाँ पर यदि हम बात करें तो यह कहता है क्या, तो यह कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की, क्या कहता है आर्टिकल 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता के लिए, करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अब देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यार हिंदी से ज़्यादा आसान तो इसकी इंग्लिश ही है, लेकिन हम इसको बहुत आसान तरीके से समझेंगे। तो देखिए कि कल को यदि सरकार आपके बिजली के बिल में 50 रुपये या 100 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ दे और कहे कि साहब ये पैसा जो है फलाने मंदिर, मस्जिद या किसी गुरुद्वारे को बनाने के लिए लिया जा रहा है, तो क्या आप देंगे? तो वहाँ पर संविधान आपको ये ताकत देता है कि आप मना कर सकें कि साहब हमें नहीं देना इस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या जो भी चीज़ है धार्मिक उसके लिए। तो आर्टिकल 27 क्या कहता है? तो आर्टिकल 27 आपको आसान भाषा में कहता है
कि सरकार आपके टैक्स का जो पैसा है उसे किसी एक धर्म को बढ़ावा देने में खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी सरकार, हमारा देश कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है। तो देखिए, आसान भाषा में यदि हम समझें कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो ये कहना चाह रहा है कि सरकार आपके टैक्स के पैसे को किसी एक धर्म के लिए नहीं खर्च सकती। ये नहीं है कि साहब अगर खर्च भी कर रही है तो फिर उसे सारे धर्मों के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी सरकार किसी भी एक, ऐसा नहीं है कि हम तो सिर्फ इस धर्म को मानते हैं इसके लिए करेंगे। सरकार को सभी धर्मों के लिए करना पड़ता है, चाहे वो नेता संसद में या बाहर बड़ी बड़ी बातें कर लें कि हम और धर्म को ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, लेकिन जब सरकारी काम होंगे तो सभी धर्मों को बराबर का हिस्सा वहाँ पर देना पड़ेगा। तो देखिए, अब यहाँ पर नियम क्या कहता है वो देखते हैं। आर्टिकल 27 के तहत नियम क्या कहता है। मेन चीज़ तो यही है आपकी। तो पहली चीज कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि साहब उस धर्म की मंदिर बन रहा है या मस्जिद बन रही है, ये चीज़ बन रही है, उसके लिए आप टैक्स दो, तो सरकार इसके लिए आपको मजबूर नहीं कर सकती। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। यानी कि सरकारी खजाना सबका है, किसी भी भगवान के लिए वो नहीं चढ़ेगा। अब आपके दिमाग में साहब एक सवाल आ सकता है कि अगर ऐसा है तो फिर मंदिर, मस्जिद, दरगाह, इन सभी के बाहर पर्ची क्यों कटती है? कुंभ के मेले में सरकार पैसा खर्च करती है, तो यहाँ पर टैक्स का और शुल्क का क्या अंतर है? तो देखिए, वही चीज़ हमको समझनी है। तो ये क्या कहता है? यह कहता है दूसरी चीज़ कि टैक्स मना है पर शुल्क लिया जा सकता है। यानी कि फी आपसे उस चीज़ की ली जा सकती है। तो फी कैसे लेते हैं? तो साहब ये तो सेवा के बदले लेते हैं। यानी मान लीजिए कुंभ का मेला लग रहा है, वहाँ पर सरकार आपके लिए व्यवस्था कर दे जूते रखने की, तो सरकार उसके लिए पैसा ले सकती है कि भैया 5 रुपये में हम जूते यहाँ पर सुरक्षित रखेंगे। या आपको मान लीजिए वहाँ पर पानी मुहैया कराए, उसके लिए आपसे शुल्क ले सकती है, क्योंकि वो तो सेवाएं हैं। अब वो बात अलग है, सरकार चाहे तो उसे मुफ्त में दे दे, सरकार चाहे तो उसके लिए आपसे शुल्क भी वसूल सकती है, जैसे सेवा के बदले। यानी कि जैसे जूते रखने के पैसे, या फिर सरकार आपको वीआईपी दर्शन कराए पैसे लेकर, तो वो क्या है? वो तो आपको एक प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं, तो वो फीस आपसे ली जा सकती है, टैक्स नहीं ले सकती। लेकिन यात्रियों को मान लीजिए वहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा रहता है, आपको सुरक्षा दे रही है, उसके मंदिर में घुसने की उसकी फीस ली जा सकती है। जो रास्ता जा रहा है उस पर टोल टैक्स लगाकर सड़क की फीस आपसे वसूली जा सकती है। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ याद रखनी है वो क्या है कि सरकार टैक्स नहीं ले सकती, फीस आपसे ले सकती है। तो यह चीज़ आपको याद रखनी है। अब दूसरी चीज़ कि क्या सरकार धर्म के नाम पर धर्म के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती? तो ऐसा नहीं है।
सरकार खर्च कर सकती है। लेकिन यदि 1 रुपया उसने मान लीजिए इस्लाम धर्म के लिए किया, तो फिर 1 रुपया ईसाई धर्म के लिए, एक हिंदू धर्म के लिए, एक सिख धर्म के लिए, एक जैन धर्म के लिए, सभी के लिए फिर उसे बराबर करना पड़ेगा। यह चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि उठाया और सिर्फ किसी एक धर्म के लिए ही जो है वो उसे खर्च ना करे, उसे सभी धर्मों के लिए करना पड़ेगा। यानी कि देखिए, एक महत्वपूर्ण पॉइंट, इम्पोर्टेंट फैक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर्टिकल 27 अनुच्छेद 27 क्या करता है? यह सरकार या फिर राज्य को किसी एक धर्म का समर्थन करने से रोकता है। ये है मेन फैक्ट, तो जो आपको याद रखना है। ये बात याद रखनी है कि आर्टिकल 27 क्या करता है? ये सरकार को या राज्य को किसी भी एक धर्म का समर्थन करने से रोकता है। ना तो वो हिंदू धर्म का करेगी सरकार, ना ईसाई धर्म का, ना इस्लाम का, ना किसी और धर्म का। सरकार सभी धर्मों के लिए बराबर रहेगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो आर्टिकल 27 आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है। और यही वो आर्टिकल है, यही वो अनुच्छेद है जो भारत को वास्तविकता में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर बनाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब आगे चलेंगे और बात करेंगे हम आपके आर्टिकल 28 की। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 28 यानी कि अनुच्छेद 28 की हम यहाँ पर बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और इसी के साथ में क्या होगा? इसी के साथ में हम आपके ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसे भी पूरा कर लेंगे। तो आर्टिकल 28 क्या कहता है? यह कहता है कि साहब, फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग religious instructions। ये बात करता है आपका अनुच्छेद 28। freedom of attending religious instructions in some religious institute, in religious इंस्टीट्यूट्स। यानी कि यह आपसे कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यानी कि यदि आप इसे आसान भाषा में समझें तो ये कहता है धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार। क्या कहता है? ये आपको धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार है बेसिकली। यानी कि मान लीजिए साहब मंदिर हैं, उनमें पूजा पाठ करवाना है, पंडित जी चाहिए, मस्जिद में मौलवी साहब चाहिए, तो इन सभी की क्या है? इनकी भी एक पढ़ाई है, इनके लिए भी अलग अलग
जो है शैक्षणिक संस्थान बने हुए हैं। अब वो बात अलग है कि हमारे यहाँ कितना लागू होता है कितना नहीं, वो एक अलग बात है, उस पर अलग हमें ज़्यादा नहीं जाना है, हमें तो अपने सिलेबस में जुड़े रहना है। तो देखिए, तो आपने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय होते हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनमें सब सुबह सुबह आपके सभी विद्यालयों में जनगण मन होता है, लेकिन किसी विशेष धर्म की पूजा नहीं होती। वहाँ कोई मदरसे या संस्कृत विद्यालय में जो है, अगर आप दूसरी ओर देखेंगे तो कोई संस्कृत विद्यालय है, मदरसा है, उनमें धर्म की पढ़ाई होती है। कॉन्वेंट स्कूल में प्रेयर होती है। ये सभी अलग अलग नियम क्यों हैं? क्योंकि ये आर्टिकल 28 के तहत आपको एक अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 28 आपको बताता है कि किस स्कूल में, किस संस्थान में धर्म की पढ़ाई होगी और किस में ऐसी पढ़ाई नहीं होगी। ये कौन बताता है? ये आपको बताता है आर्टिकल 28। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं इसको, एक चीज़ से समझते हैं कि साहब सीधी सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसका पैसा उसका नियम, इस प्रकार से हम इसे समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इसे एक टेबल से, जहाँ पर एक तरफ हम लेंगे कि साहब यहाँ पर विद्यालय का प्रकार ले लेंगे, सरकारी है या फिर आपका सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है या कोई ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है। सबसे पहले तो इस पर बात करेंगे, फिर उसके उदाहरण ले लेंगे, फिर उदाहरण के बाद वहाँ पर हम बात करेंगे कि वहाँ पर नियम क्या है धार्मिक शिक्षा को लेकर या धार्मिक चीज़ों को लेकर नियम क्या कहता है। तो क्या होगा, इस टेबल से आपको यह आर्टिकल एकदम दिमाग में छप जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिया कि साहब आप गांव में रहते हैं, सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? सबसे पहले आपको दिखेगा पूर्णतः सरकारी विद्यालय। कैसा है? पूर्णतः सरकारी है। कंप्लीटली गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं अपने, जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गया, इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय हो गए ये सभी, या फिर कॉलेज हो गए सरकार के। इनमें क्या होगा? इनमें क्या होगा? सभी प्रकार की धार्मिक जो चीज़ें हैं वे प्रतिबंधित होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर धार्मिक चीज़ें कैसी होंगी? प्रतिबंधित। आपसे पूछे क्यों? तो साहब इसलिए क्योंकि सरकार तो किसी धर्म को मानती ही नहीं है, तो वो किसी की पूजा भी नहीं करती, ख़त्म बात। फिर अब कई लोग देखिए यहाँ पर आगे सवाल करेंगे कि साहब स्कूल में तो सुबह सुबह प्रार्थना होती है, उसका जवाब भी देंगे। दूसरे होते हैं आपके सरकार द्वारा सहायता प्राप्त। कैसे होते हैं? दूसरे होते हैं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल जिन्हें सरकार से पैसा मिल रहा हो, प्राइवेट स्कूल जिन्हें सरकार से फंड मिले, ऐसे भी स्कूल होते हैं। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ स्वेच्छा से, इनकी मर्जी है, ये चाहें तो कुछ धार्मिक चीज़ें रख सकते हैं, चाहें तो ना भी रखें, तो यह काम भी चलेगा। फिर आगे देखिए, फिर कुछ आते हैं साहब ट्रस्ट द्वारा बनाए गए। कुछ इंस्टीट्यूट आते हैं ट्रस्ट द्वारा बनाए गए, इनकी बात कर लेते हैं। जैसे उदाहरण में मदरसा बन गया, इसके अलावा संस्कृत विद्यापीठ, इस प्रकार की चीज़ें।
अब भले ही इसको चलाए सरकार, लेकिन स्थापना तो ट्रस्ट ने की है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको अनुमति दी जाती है कि साहब आप धार्मिक चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ धर्म की ही पढ़ाई होती है, धार्मिक चीज़ें ही सिखाई जाती हैं। तो यहाँ से आपको इनमें अंतर स्पष्ट होगा। अब मान लीजिए कि साहब आपका गवर्नमेंट एडेड स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, और वहाँ पर क्या है, धार्मिक प्रार्थना हो रही है कोई, तो क्या आपका उसमें शामिल होना ज़रूरी है? तो ऐसा नहीं है। आर्टिकल 28 के तहत आप कह सकते हैं कि साहब मैं तो इसमें शामिल नहीं होऊंगा, यानी कि किसी भी छात्र को आप धार्मिक उपासना के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यह चीज़ आपको वहाँ पर याद रखनी है। तो ये आप अच्छे से यहाँ पर याद रखिएगा। लेकिन देखिए, एक चीज़ सरकार भी कहती है कि साहब धार्मिक पढ़ाई ना हो वो चलेगा, लेकिन हमें सभी धर्मों की अच्छी बातें पता होनी चाहिए। तो उसको आप विद्यालय में पढ़ा सकते हैं मोरल एजुकेशन के तहत, यानी कि आप मूल्य आधारित शिक्षा के रूप में आप उसे पढ़ा सकते हैं। सभी धर्मों की अच्छी बातें, नैतिकता, मोरालिटी को आप सिखा सकते हैं। वो किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उससे क्या होगा, उससे उल्टा सर्वधर्म समभाव बढ़ेगा, कट्टरता नहीं बढ़ेगी। तो यह आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखिए, इसी के साथ हमने आपका क्या किया है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक का, वो पूरा किया है। और इससे आपको क्या समझ में आता है कि संविधान ने धर्म को आज़ादी तो दी है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, इन सभी को सेक्युलर रखा है। क्यों? ताकि जो बच्चे हैं वो विज्ञान, तर्क यानी साइंस, लॉजिक, इन सभी चीज़ों को भी सीख सकें। तो ये क्या है, ये आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन था, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार था। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके अगले फंडामेंटल राइट की, यानी मौलिक अधिकार की। तो आगे चलते हैं और बात करेंगे आपका जो 5वां फंडामेंटल राइट है उसकी। तो 5वां कौन सा है, या फिर देखिए यहाँ पर आपका अगला फंडामेंटल राइट आ जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कौन सा है, अगला आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। क्या होगा, ये है आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। देखिए, इसको भी अच्छे से समझेंगे, इम्पोर्टेंट है। पूरा चैप्टर आपको हम बहुत आराम से करा रहे हैं, और उसका कारण ये है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मेजर क्वेश्चन जो हैं आपके इंडियन पॉलिटी के, वो यहाँ से आने के चांस रहते हैं, या आगे के जितने भी टॉपिक हैं वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट होकर ही चलेंगे। तो ये इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कि इसमें साथ कितने आर्टिकल आते हैं और कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो इसमें आपके आते हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, यानी कि अनुच्छेद 29 और 30 जो हैं वो आपके संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में आते हैं। अब इन दोनों की हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे किसको, आर्टिकल 29 को। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 29 की। इसकी बात करेंगे सबसे पहले। और ये क्या कहता है, यह बात करता है आपके अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की। किसकी, यह बात करता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण।
यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, इसकी बात करता है आपका आर्टिकल 29। तो देखिए अब यदि हम इसे समझें तो भारत क्या है, भारत एक गुलदस्ते की तरह है, इसमें गुलाब है, गेंदा है, अलग अलग प्रकार के फूल हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमें इसी सुंदरता को बनाए रखना है, और इस सुंदरता को कौन बचाता है, आर्टिकल 29, जो कि अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज से कहता है कि तुम्हारी भाषा, तुम्हारी लिपि और तुम्हारा कल्चर तुमसे कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता है। यह कौन कहता है, यह कहता है आपका आर्टिकल 29(1). तो देखिए सबसे पहले हम आर्टिकल 29(1) की बात करते हैं। पहला क्लॉज है इसका आर्टिकल 29(1), क्या कहता है, तो ये कहता है कि एनी सेक्शन ऑफ इंडियन ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन any section of citizen residing in India have its own culture, script, language, have the right to conserve it। यानी कि यदि हम हिंदी में बात करें तो यह क्या कहता है, तो यह आपसे देखिए क्या कहेगा, तो यह आपसे कहता है कि साहब भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिसकी कोई विशिष्ट भाषा हो, लिपि हो या संस्कृति हो, उसे सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो देखिए क्या कहता है, यह कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों के किसी वर्ग को जिसकी क्या हो, जिसकी स्वयं की कोई विशिष्ट भाषा हो, कोई विशिष्ट उसकी लिपि हो, इसके अलावा यदि हम बात करें या संस्कृति हो या संस्कृति है, उसे सुरक्षित रखने का अधिकार है, उसे सुरक्षित रखने का अधिकार है। ये कहता है आपका आर्टिकल 29(1). तो देखिए जैसे कि भाषा की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो संथाली, डोगरी, उर्दू, हिंदी, लिपि लिखने का तरीका जैसे गुरमुखी, संस्कृति, रहन सहन, त्योहार, उन सभी को बचाए रखने का आपको क्या है, अधिकार प्राप्त है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ में फंसा सकता है कि क्या,
कि क्या यह अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए प्राप्त है। तो देखिए यहाँ पर सवाल उठता है कि कई लोग इसमें ही कंफ्यूज होते हैं, क्या यह अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों यानी कि माइनॉरिटीज को ही प्राप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये कंसेप्ट समझना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आजकल आपको जो है ऐसी ही चीज़ों में फंसाएगा। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, एसआई का पेपर हो, कहीं भी, तो इसका जवाब आता है नहीं। ये है इसका उत्तर, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है, कारण भी समझना है, सिर्फ हाँ या ना से काम नहीं चलेगा, कि इसमें क्या है, इसमें हमने ऊपर पढ़ा एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यानी कि आपका समाज का कोई भी भाग चाहे उसकी जनसंख्या कितनी भी हो या उसको बोलने वाले कितने भी हों, यानी बहुसंख्यक भी, दैट इज बहुसंख्यक भी क्या है, वो इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, कल को यदि हिंदुओं को लगे कि साहब हमारी भी संस्कृति खतरे में है, हमें उसे बचाना है, तो उनको भी यह अधिकार दिया गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये आपको आर्टिकल 29(1) का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे क्या है, कई लोग ये मान के चलते हैं कि हाँ साहब ये तो सिर्फ माइनॉरिटीज़ को दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब आगे चलते हैं और बात करेंगे आपसे इसके आर्टिकल 29 के दूसरे क्लॉज, आर्टिकल 29(2) यानी कि अनुच्छेद 29(2) की। यह क्या कहता है उसको भी समझते हैं। यह कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, जो हमने 5 चीज़ें बताई थी आपको, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज, इन सब चीज़ों के आधार पर, और रेस, इन completely or partially funded institutions नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट। यहाँ पर ये चीज़ भी लिख लीजिए। यानी कि ये क्या कह रहा है, यह आपसे कह रहा है कि साहब राज्य द्वारा जाति,
धर्म, प्रजाति, मूलवंश और भाषा के आधार पर पूर्णतः या अर्ध रूप से पोषित संस्थान में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आसान भाषा में हम देखें तो क्या होगा, तो आसान भाषा में आपको इन आधार पर, ये जो 5 आधार हैं, इन पर एडमिशन से मना नहीं कर सकता। कोई भी आपको जो इंस्टीट्यूट है वो ये नहीं कह सकता कि साहब आपकी तो जाति ये है, आप इस धर्म के हैं, आप इस मूल वंश के हैं, आप ये भाषा बोलते हैं, इसलिए हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार की चीज़ कोई भी इंस्टीट्यूट आपके साथ नहीं कर सकता, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा पूर्णतः पोषित है, अर्ध पोषित है, कैसा भी हो। वो आपसे इस प्रकार की किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव एडमिशन देने में आपको बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो देखिए, ये आपका हुआ आर्टिकल 29 यानी कि अनुच्छेद 29। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे आपके अगले आर्टिकल की, जो कि आपका आता है आर्टिकल 30 यानी कि अनुच्छेद 30। यह क्या बात करता है? ये बात करता है कि साहब राइट टू माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। क्या कहता है? यह कहता है राइट टू माइनॉरिटीज टू establish and administer एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल 30। इसको समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। क्या कहता है ये कहता है शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। क्या कहता है? शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब देखिए, सबसे पहली चीज आपको जो यहाँ पर समझनी है वो समझनी है कि आखिर अल्पसंख्यक होते कौन हैं। जो हम बार बार देख रहे हैं अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक, इसकी परिभाषा क्या है? तो देखिए, सबसे पहली चीज स्टार मार्क कीजिएगा कि अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज
इसकी परिभाषा क्या है? तो देखिए, सबसे पहली चीज, संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा कहीं दी ही नहीं गई है। पहली चीज याद रखिएगा कि आपका जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान में अल्पसंख्यक या फिर माइनॉरिटी की परिभाषा नहीं दी गई। वहां बस इतना ही लिख के छोड़ दिया गया है, अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी, उसकी परिभाषा नहीं दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट दो आधार मानता है। सुप्रीम कोर्ट दो आधार मानता है कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं। ये आपको याद रखने हैं कौन कौन से। तो पहला आधार यहां पर आता है, पहला आधार है आपका धार्मिक या रिलीजियस। पहला आधार आता है धार्मिक या रिलीजियस। जैसे कि इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें आते हैं 6 समुदाय। कितने हैं? इसमें 6 समुदाय हैं। कौन कौन से? तो देखिए, मुस्लिम, फिर ईसाई, इसके अलावा सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। ये आते हैं आपके धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक की परिभाषा में। फिर दूसरा आता है भाषाई या लिंग्विस्टिक आधार पर। भाषाई या लिंग्विस्टिक। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? इसमें कहा है कि साहब, जिनकी भाषा, जो भाषा कम बोली जाए, क्या है? कम बोले जाने वाली भाषा। ये परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, वो है आपका टीएमए पाई केस। कौन सा है? टीएमए पाई केस। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसी क्रम में। क्यों? क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी का दर्जा जो है स्टेट लेवल पर देखा जाएगा, ना कि राष्ट्रीय स्तर पर। कहा कि अल्पसंख्यक का दर्जा जो है, देखिए याद रखिएगा, वह आपके राज्य स्तर पर देखा जाएगा, ना कि राष्ट्रीय स्तर पर। हो सकता है आपसे उठा के यही सवाल कर दे। पहली चीज़ तो यही पूछ ले कि ये स्टेटमेंट दे दे और पूछ ले कि ऐसा किस केस में कहा, या फिर आपसे ये पूछ ले कि साहब, जो अल्पसंख्यक का दर्जा है वो राज्य स्तर पर देखा जाता है या राष्ट्रीय स्तर पर। तो दो प्रकार के सवाल बन सकते। तो अब ये चीज़ आपको क्लियर रहेगी। तो सबसे पहले, यानी कि ऐसा है कि साहब, पंजाब में तो सिख मेजॉरिटी हैं, लेकिन यदि राजस्थान में आप सिखों को देखें तो माइनॉरिटी हो गई। यदि आप देखें राजपूत, हो सकता है साहब राजस्थान में तो मेजॉरिटी हैं, वेस्ट बंगाल में जाकर के क्या हो जाएंगे? माइनॉरिटी हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर याद रखनी है। किसके बारे में? ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपके जो माइनॉरिटी की परिभाषा है उसके बारे में। तो देखिए, अब
यहाँ पर इसे हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अब आपने देखा होगा कि साहब मदरसा, कॉन्वेंट स्कूल या फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू, इनके सभी के क्या हैं, जामिया इस्लामिया, इन सभी के अपने अपने खुद के नियम होते हैं। वे अपने धर्म के बच्चों के लिए रिजर्वेशन भी दे सकते हैं। अभी आर्टिकल 29 में है तो हम कह रहे थे ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा हो गया साहब आर्टिकल 30 के तहत। किसके तहत हो गया? आर्टिकल 30 के तहत हो गया। कई लोग आर्टिकल 29 और 30 को एक जैसा ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अब हम इनकी बात करते हैं, अच्छे से एकदम डिटेल में देखेंगे एक एक चीज़ को। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके इसके पहले क्लॉज आर्टिकल 31 पर, 30 क्लॉज 1 पर। तो देखिए पहला क्लॉज है आर्टिकल 30 क्लॉज 1, यानी कि अनुच्छेद 23 का पहला भाग। ये क्या कहता है? तो ये आपसे बात करता है किस चीज़ की? तो यह आपसे कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अब कौन अल्पसंख्यक? आपको पता चल गया। अल्पसंख्यकों को चाहे वो किस आधार पर हों, धर्म या भाषा के आधार पर, चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर, उनको यह अधिकार होगा कि वे अपने पसंद की शैक्षिक संस्था स्थापित करें और उसका प्रशासन करें। उनको अपने पसंद की शैक्षणिक संस्था स्थापित करने एवं उसका प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट करने का अधिकार होगा। यानी कि मान के चलिए जैसे राजस्थान है, यहाँ पर क्या है, सिख समुदाय माइनॉरिटी है, तो सिख क्या कर सकते हैं, राजस्थान में अपने लिए एक अलग सिखों का ही शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं और उसे अपने हिसाब से चला सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। तो दोनों प्रकार की आप जो दोनों माइनॉरिटीज़ हैं, दोनों प्रकार की वे क्या कर सकती हैं, अपने खुद से अपनी शैक्षणिक संस्थाएं यहाँ पर खोल सकती हैं और उनको आराम से चला सकती हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब यहाँ पर बात आई है प्रबंधन करने की। तो देखिए प्रबंधन में क्या क्या आ सकता है? तो प्रबंधन में जैसे आ सकता है कि अपने धर्म के बच्चों के लिए सीटें रिजर्व करना। क्या कर सकते हैं प्रबंधन में? अपने धर्म के बच्चों के लिए सीट रिजर्व करना। मान लीजिए आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ पर 600 सीट हैं, तो वो कह सकते हैं साहब 300 पे तो हम मुस्लिम बच्चे ही लेंगे या 400 पे मुस्लिम लेंगे, बाकी जो सीट बची उन पर कोई भी धर्म का बच्चा आ सकता है। फिर इसके अलावा दूसरा, अपना स्टाफ खुद चुन सकते हैं, ये अधिकार उनको है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि साहब अपना अधिकार खुद से अपने स्टाफ खुद से चुनेंगे तो
किसी को भी उठाया, सड़क पर पंचर बना रहा है और बना दिया एएमयू का वाइस चांसलर, ऐसा नहीं हो सकता। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं मिनिमम वो पूरी करना चाहिए, तब लगा सकते हैं। बस हाँ, प्रायोरिटी दे सकते हैं कि साहब हमारे धर्म में जो है इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हम उसको ही बनाएंगे, तो ये उनका अधिकार है, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि रोड साइड पंचर बना रहा है, चलो साहब फलानी यूनिवर्सिटी के आप, या वाइस चांसलर या कॉलेज बना दिया आपको धर्म के नाम पर, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, एक यहाँ पर आता है आपका आर्टिकल 31A, जो कि संपत्ति का अधिकार का संरक्षण है। तो जो आपको हम बता चुके हैं कि क्या था, ये आपका जो हम जानते हैं कि भाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उससे क्या था, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 को ख़त्म कर दिया, और फिर सरकार आपकी ज़मीन ले सकती है। लेकिन आर्टिकल 30 वालों की ज़मीन इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पर किस में, तो देखिए यहाँ हम बात करेंगे आर्टिकल 30 क्लॉज 1A की। बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ऐसे इम्पोर्टेंट मार्क करते हैं, समझिएगा। यह क्या कहता है, यह कहता है कि अगर, ये क्या कहता है कि अगर सरकार किसी अल्पसंख्यक संस्थान की जमीन अल्पसंख्यक संस्थान की जमीन का अधिग्रहण करती है, क्या करती है, इसका अधिग्रहण करती है, यानी कि इसे क्या करती है, एक्वायर करती है, तो क्या होगा, तो उसे, यानी उस संस्थान को, तो उसे बाजार भाव का मुआवजा देना होगा। क्या करना होगा, तो उसे बाजार भाव का मुआवजा देना होगा। यदि देखिए आपका घर है, उसके लिए सरकार क्या होगी, अब उसकी वैल्यू मार्केट में भले 2 करोड़ हो, लेकिन सरकार के तहत यदि उसकी वैल्यू 50 लाख है तो आपको 50 लाख ही मिलेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कल को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ज़मीन का कुछ हिस्सा लिया जाए और उसकी कीमत बाजार में 10 करोड़ रुपए है, तो सरकार को 10 करोड़ रुपए ही देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो सरकार की उसमें यदि 5 करोड़ की है तो 5 करोड़ ही दिए जाएं। तो यह आपको याद रखना है। तो ये क्या कहता है, यह कहता है आपसे आर्टिकल 31A का क्लॉज 1A कहता है। आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं इसका जो अंतिम क्लॉज है, आर्टिकल 30 क्लॉज 2, अनुच्छेद 30 भाग 2 की हम बात करेंगे यहाँ पर। यह क्या कहता है, तो देखिए यह कहता है कि साहब सहायता में भेदभाव नहीं होगा। क्या कहता है, सहायता में, या फिर देखिए इसको सीधे इसी प्रकार से लिखते हैं पूरा जैसे बाकी के लिखे हैं, कि राज्य द्वारा किसी भी शैक्षणिक संस्थान को अनुदान या सहायता प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा, कि वह संस्था जो है किसी धर्म या भाषा के द्वारा प्रतिबंधित है या कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा नहीं किया जाएगा। तो देखिए क्या है, सरकार या फिर राज्य द्वारा किसी भी शैक्षणिक संस्थान को किसी भी शैक्षणिक संस्थान को अनुदान या सहायता प्रदान करने में, अनुदान या सहायता या फिर ग्रांट्स प्रदान
करने में क्या होगा, ऐसा करने में भेदभाव नहीं कर सकती, करने में भेदभाव नहीं होगा। सरकार ये नहीं कह सकती अरे तुम तो उस धर्म के संस्थान हो, तुम्हें हम ग्रांट नहीं देंगे, तुम तो उस माइनॉरिटी के संस्थान हो, तुम्हें हम ग्रांट नहीं देंगे, ऐसा सरकार नहीं कर सकती है। तो ये ताकत कौन देती है, ये ताकत मिलती है आपको आर्टिकल 30 के क्लॉज 2 से। तो ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ हमने क्या किया, आपका संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है वो भी आपका पूरा कर लिया है। तो देखिए आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। इसके बाद आपका सिर्फ और सिर्फ एक फंडामेंटल राइट और बचता है, उसकी हम बात करेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगली क्लास में। और अगली क्लास में आपका ये जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर, ये भी पूरा हो जाएगा। देखिए काफ़ी बड़ा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का, इसलिए इसमें हमने काफ़ी समय लिया जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो मिलते हैं अगली क्लास में और पूरा करेंगे आपके फंडामेंटल राइट्स को।